हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। एमसीक्यू सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट पे डिस्कशन किया था। हम सभी ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको संरक्षित करने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया के द्वारा किया जाता है। जो सारी बातें आर्टिकल 32 में ऑलरेडी मेंशन है वो बातें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं कोर्ट में। मतलब आप अगर कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उनका हनन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वहीं अगर हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, आज की जो स्लाइड मैंने बनाई है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे हैं, जिससे जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? हमारी वेबसाइट से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे और हम स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी से। तो जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो राज्य एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि राज्य कोशिश करेंगे कि अच्छी सड़कें हों, हमारे यहाँ पे सभी व्यक्तियों को नौकरियाँ मिलें, अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। तो ये राज्य इंश्योर करेगा, तो राज्य ऐसी कोशिश करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। जैसे कि अगर बात करते हैं कि राज्य कोशिश करेगा कि हमारे यहाँ 3 लेवल की पंचायतें हों, तो आज के समय में आप देखिए हमारे हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में जो है वो 3 लेवल की पंचायत आपको देखने को मिलती हैं। वहीं हमारे डीपीएसपी में ये बात भी मेंशन है कि राज्य कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और आप सभी को पता है कि गोवा पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया था। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और वो देख रहे हैं किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर सके। तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सारे डीपीएसपी को अपने राज्य में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समय आने पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बोलोगे कि हमारे राज्य में डीपीएसपी नहीं और कोर्ट में चले गए, नहीं। यहाँ पे राज्य केवल प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को आप याद रखना है। ये बेसिक डिफरेंस फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में होता है, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी हम सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योर्ड इन इट्स। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पर लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पर मेंशन है? तो आंसर हो जाएगा हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि जो डीपीएसपी है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हमें पता है जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमने 60 से ज़्यादा अलग अलग नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और जहाँ से जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो चीज़ हमने वहाँ से बोरो की है। तो डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया है? तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहली बार जब डीपीएसपी का जिक्र मिलता है वो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आया और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट कर लिया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। तो जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 45 है ना, उसमें डीपीएसपी है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से लेके 51 में आपको डीपीएसपी मेंशन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें आर्टिकल 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन है, वही स्टेट की डेफिनेशन जो आपने आर्टिकल 12 में स्टडी करी थी। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि डीपीएसपी कौन कौन से होंगे और राज्य इनको कोशिश करेगा अपने राज्य में इनको इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। लेकिन इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये बातें आर्टिकल 37 में ऑलरेडी मेंशन है। सरकार कोशिश करेगी आपको सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सोशल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जस्टिस नहीं मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोर्ट में जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेटअप। तो यहाँ पे क्या एम रहा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या उद्देश्य रहा होगा जिसके कारण उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया? देखिएगा, जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय भारत की कंडीशन कुछ और थी और आज भारत की कंडीशन कुछ और है। तो उस समय हमारे जो नीति निर्देशक तत्व थे या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर्स थे, उनको लगा कि
इन चीज़ों को हम क्या है स्टेट के ऊपर छोड़ते हैं कि समय आने पे स्टेट इनको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट तो जन्म से ही मिलने चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट को इनसे अलग रखा है। तो बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर देखिएगा एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं और एक आपके डीपीएसपी होते हैं। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो आपके जुडिशबल होते हैं, जबकि डीपीएसपी नॉन जुडिशबल होते हैं। तो ये बात किस कमेटी ने सजेस्ट की थी कि आप दो प्रकार के राइट्स बनाइए, एक कोर्ट में चैलेंज किया जा सके और एक कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। तो ये जो सजेशन दिया था वो सप्रू कमेटी ने दिया था। किसने दिया था ये सजेशन? सप्रू कमेटी ने दिया था। सप्रू कमेटी का फॉर्मेशन 1945 में किया गया था, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी आप सभी को पता ही होगी, पंचायतों से एसोसिएटेड। जब हम बात करेंगे पंचायतों के बारे में तो वापस से चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ पर मेंशन है? तो सभी को पता है कि डीपीएसपी में मेंशन है, लेकिन हमारा भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग पढ़ा होगा ना प्रस्तावना, कभी ना कभी आपने प्रीएम्बल को पढ़ा ही होगा, तो प्रीएम्बल में भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? एक तो डीपीएसपी में मेंशन है और एक प्रीएम्बल में मेंशन है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द आइडिया दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन अ माइंड व्हाइल फार्मिंग पॉलिसी कॉल्ड। तो जब कोई भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है तो किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, ये बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग डीपीएसपी। कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? पहला है द कॉन्सेप्ट वाज मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी उल्लेखित था। और डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? दोनों स्टेटमेंट चाहिए। कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं और पहली बार इनका जो मेंशन किया है कॉन्सेप्ट को जिक्र मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। ऐसा नहीं है कि आदमी है इसको इस काम के लिए इतने पैसे देंगे और वही काम कोई महिला कर रही है तो उसको कम पैसे दिए जाएं। अगर आप सेम काम कर रहे हो तो आपको इक्वल काम के लिए इक्वल पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो। तो ये बात कहाँ पर मेंशन है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन्स। तो ये बात आपको आर्टिकल नंबर 39 में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ये आर्टिकल नंबर 39 में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उससे हमने 39A को जोड़ा है। और 39A के अंतर्गत कौन सी बातें लिखी गई है? जैसे कि जो कोई गरीब व्यक्ति होता है, कोई लॉयर हायर नहीं कर सकता, एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता, तो उसके लिए कानून बनाया गया है नालसा। आई होप आप लोग ने नालसा के बारे में सुना होगा, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है फ्री लीगल एड आपको प्रोवाइड करता है। फ्री लीगल जो आपको एडवोकेट या लॉयर की रिक्वायरमेंट है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति तो बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकता है, लेकिन वही गरीब व्यक्ति लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो इसलिए नालसा कानून को बनाया है। तो ये बात भी आपको आर्टिकल 39A में मिलेगी, ठीक है। और 39A को हमने 42 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड ऑन किया है। तो आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन्स। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये इंग्लिश में है, घबराना नहीं, ये हिंदी में है। बात क्लियर हो गई। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि हर व्यक्ति को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर सके, इनइक्वलिटी जो इनकम में है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सके। ये बात आर्टिकल 38 में लिखी गई है। आर्टिकल 39 में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है, द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। स्टेट कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं है कि केवल 1% लोगों के पास ही पैसा है, बाकी सारे गरीब है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है, अगर पॉसिबल हो सके, जो कि पॉसिबल नहीं, कोई व्यक्ति अपना पैसा थोड़ी ना बांट के रख देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल ना रहे, या कंसंट्रेशन जो है वेल्थ का वो कुछ हाथों में ना रहे, ठीक है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन्स की बात आर्टिकल 39 में की गई है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर की बात की गई है, और यहाँ पे बच्चों का जो बचपन है उसका शोषण ना किया जाए, इस बात को भी इंश्योर करने की कोशिश सरकार या राज्य करेगा। तो
तो ये बातें आपको है। इसके अलावा सभी नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अभी अग्निवीर चल रहा है, तो यहाँ पे राज्य को कोई कंपल्शन नहीं कि हर एक व्यक्ति को नौकरी देना है, लेकिन राज्य कोशिश जरूर करेगा कि सभी व्यक्तियों के पास आजीविका हो, सबके पास जॉब हो, है ना। तो इसलिए ये बात आर्टिकल 39 में मेंशन है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिल सके, इस बात को इंश्योर करने का काम राज्य करेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं आर्टिकल 43 ऑफ द डीपीएसपी स्टेट। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 के हिसाब से 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पर जो वुमेन्स होती हैं और उनके लिए प्रॉपर वर्क कंडीशन प्रोवाइड करना और उनको मैटरनिटी लीव देना, है ना, ये बात स्टेट देगा। आप देखिएगा कोई भी इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे वो स्टेट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव दी जाती है। सिक्योर आर लिविंग वेजेस, a decent standard of living with social and cultural opportunity for all workers। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो आंसर है बी। केवल 2 और 3 यहाँ पे सही हैं। ठीक है, कौन सी बात 43 में लिखी है? तो 43 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल एंड्योर टू इंश्योर टू सिक्योर ऑल वर्कर आर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे राज्य सरकार कोशिश करेंगे कि ऐसा भी नहीं कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसको वेजेस बहुत कम मिल रहा है, तनख्वाह बहुत कम हो, कम से कम इतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए कि वो अपना आजीविका, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सके, अच्छे से रह सके, खा सके, उसके पास घर हो, खाना हो, ना। इस बात को इंश्योर करेगा कौन? स्टेट करेगा। इसलिए यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 43 में कि सिक्योर टू ऑल वर्कर आर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43 में बात है, देखो, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और जो आपको मैटरनिटी लीव वाली बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 42 में मिलेगी। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट अ ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी लीव, है ना। ऐसा नहीं, अब आप किसी कंपनी में काम करते तो यहाँ वहाँ पर एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो रहा है, अब्यूज किया जा रहा है या मेंटल फिजिकल या असॉल्ट हो रहा है, नहीं, एक प्रॉपर आपकी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए और वीमेंस जो है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। ये बातें आर्टिकल 42 में मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है? अब कुछ व्यक्ति जो होते हैं बहुत क्या कहते हैं, विकलांग हो गए हैं या फिर बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, अनएम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की जो सिक्योर करने की काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेंगी। तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का सुरक्षित करना राज्य करती है। तो आपको पता है जो हैंडीकैप्स पर्सन होते हैं उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं गवर्नमेंट जॉब में, है ना। तो ये बातें इंश्योर करने का काम स्टेट का होता है। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें? नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गांधीयन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो हमारे डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट में कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो गांधी जी की विचारधारा से, जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि हर राज्य में पंचायत हो, गांव के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार बनाने में हो। तो बहुत सारे यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। तो किस आर्टिकल में गांधीयन प्रिंसिपल है? आंसर हो जाएगा 40 से लेके 48। तो आर्टिकल नंबर 40 से लेके 48 में आपको गांधी जी के प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे। एक एक करके इनको बात कर लेते। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 40, इसी में आपको पंचायत मिलेंगी, विलेज पंचायत की बात आर्टिकल 40 में मेंशन है। इसके अलावा अगली बात करते हैं 43। तो 43 क्या कहता है? द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट बेसिस इन द रूरल एरियाज। यहाँ पे बोला है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। जो आपके कुटीर उद्योग, छोटे जो उद्योग होते हैं, जैसे कि मोमबत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है ना, ये सारे काम घरों में किया जाता है, तो उनको प्रचार करने को, उनको बढ़ावा देने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव सोसाइटियाँ बनाने का जिम्मा भी जो है वो राज्य सरकार के पास है आर्टिकल 43B में। ठीक है ना। 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली दैट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो बिल्कुल सरकार कोशिश करती ही है कि एजुकेशनल सेक्टर्स में आपको देखो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सभी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती ही है। बिल्कुल। 47 क्या कहता है? यहाँ पर जो टॉक्सिक ड्रिंक्स होती हैं या ड्रग्स होते हैं उनको प्रोहिबिट करना, उनको निषेध करना। शराब बंदी, आप देखो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे शराब बंद है
है ना। तो ये बात आर्टिकल 47 में मिली हुई है। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है, अब देखिएगा भारत की जो इकोनॉमी रही है हमेशा से एग्रीकल्चर पे बेस्ड रही है। एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री पे ही तो डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे सरकार कोशिश करेगी कि नई नई टेक्नोलॉजी लाए, नई नई साइंस लाए, है ना, जिसके कारण यहाँ पे जो कैटल्स हैं उनकी ब्रीड्स को और इम्प्रूव किया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, मतलब एनिमल हस्बेंड्री पर ध्यान दिया जा सके। तो गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने व मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। तो ये आर्टिकल 48 में मेंशन है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्टेट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। 4 ये अपने आप में यूनिफॉर्म है, पहला भी दूसरा भी, ठीक है ना, 4 और 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 में मिलेगी। और गोवा पहला स्टेट, ओ माई गॉड, यहाँ पे कर देते हैं बी ठीक है, पता नहीं कैसे रह गया, मैं करेक्ट कर दूंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में मिलेगी आपको, और पहला स्टेट गोवा है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल नंबर 45 इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। आर्टिकल नंबर 45 पहले ये था कि स्टेट कोशिश करेंगे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये बात ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में लिखी गई थी, लेकिन हमने 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किया, और 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने कब किया, 2002 में किया। और हमने अपने संविधान में एक आर्टिकल एड ऑन किया विच इज़ आर्टिकल नंबर 21A, और जहाँ पर हमने इसे फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू एजुकेशन। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी राज्य की है, सरकार की है, गवर्नमेंट की है। इसलिए तो बहुत सारी, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो या फिर दूसरे इनिशिएटिव हो, बच्चों को स्किल के लिए किए जाते हैं। अब आर्टिकल 45 को भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। हमने पहले इसमें था 6 से 14 साल तक के बच्चों वाला प्रोविज़न, हमने बाद में क्या कर दिया, 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं जो हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का काम, चाइल्डहुड को केयर करने का काम, ये सारे काम अब राज्य सरकार करेंगे। तो ये बात हमने आर्टिकल 45 में ऐड कर दी। इस बात को समझ में आया। अगली बात करते हैं आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, जैसा कि हमने कहा। और 48A इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी MPPSC में आया था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो देखिएगा समय समय पे कानून बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बायो रिजर्व भी हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए भी यहाँ पे कानून बनाने का काम राज्य सरकार करेगी, 48A में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन अ फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर हो जाएगा 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल 21A में आपको, आर्टिकल नंबर 21A में आपको मिलेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे DPSP में। जैसा कि मैंने कहा 39A, जिसके अंतर्गत फ्री लीगल एड जो है वो पुअर्स को प्रोवाइड की जाएगी, लॉयर प्रोवाइड किए जाएंगे। 43A यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बातें आपने DPSP में 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट की हैं। इसके अलावा 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपने आर्टिकल 45 में चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। अब इंटरनेशनल पीस साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों के साथ भी अच्छे संबंध होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध होना चाहिए, पीस की कंडीशन होनी चाहिए, लड़ाई की कंडीशन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का भी ध्यान रखने का काम स्टेट करती है, और ये बात हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। अभी हम आर्टिकल देखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर है, तो आर्टिकल नंबर अगर आप 51 को उठाते हैं तो आर्टिकल नंबर 51 में इस बात को आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल पीस बनाने का काम, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इसके अलावा जो भी ट्रीटीज़ होती हैं ये सब करने का काम स्टेट की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल नंबर 51 मेंशन है। आर्टिकल नंबर 49 की बात करते हैं कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं, साइट्स होती हैं, महल हैं बहुत सारे, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी स्टेट की होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल नंबर 50, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेट कोशिश करेगा, कैसा कोशिश करेगा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहें, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस ना करे, ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में, ना एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक पृथक करने की बात, अलग रखने की बात आर्टिकल 50 में आपको मेंशन मिलेगी। तो ये सारे आर्टिकल है जो कि हिंदी में भी लिखे गए हैं, इनको आप पढ़ लोगे,
सारा मामला सेट हो जाएगा। तो आर्टिकल 51 जो है ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे स्टेट के मतलब ये मत समझना कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, स्टेट मतलब मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। विच आर्टिकल अंडर DPSP प्रपोज फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो अभी हमने देखा है आर्टिकल नंबर 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखने की बात कही गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चेंजेस मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या चेंजेस की गए? तो पहला चेंजेस तो यही हुआ था, फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन, जो आके आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है। इट प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इक्वलिटी इन इनकम एंड स्टेटस, ये बात सही नहीं है, तो ऑलरेडी DPSP में मेंशन थी, इसको 42 से हमने चेंज नहीं किया है, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं आपको राइट्स दे दिए, सरकारें अपना काम करें, क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? लोगों की भी तो है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, हमारे जो सोल्जर्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, उनका हम सम्मान करें, हम अपने फॉरेस्ट को बचा कर रखें, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, हम अपने मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये हमारी भी तो ड्यूटीज़ है ना, हम देश की अखंडता को बना के रखें, यूनिटी बना के रखें, दंगे हम ना करवाएं देश के अंदर, तो ये सब हमारी भी तो ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटीज़ नहीं थी, हमने क्या किया 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, ठीक है। और 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो रिकमेंडेशन दिया था वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। किसने दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से हमने यहाँ पे 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और एक आर्टिकल जोड़ दिया जिसको हम आर्टिकल 51A कहते हैं, और जहाँ पर हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ दिया। इनिशियली जब जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो ये 11वीं नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी? आपको समझ में आ गया कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी तो हमने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी हैं, लेकिन 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने कब जोड़ी है? तो ये जोड़ी है हमने 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था। इसमें हमने लिखा कि पेरेंट्स कोशिश करेंगे या पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें। अब सरकार ने स्कीम लगा दी, राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। अब माँ बाप ही अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो फिर सरकार क्या घर घर जाके थोड़ी ना उठा कर लाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड टू रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड ऑन किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमने पार्ट 4A को जोड़ा है, पार्ट 4A और आर्टिकल नंबर 51A को जोड़ा है, जहां पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, तो प्रेजेंटली हमारे पास 11 नंबर की 11 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जैसे कि DPSP होते हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो कि नॉन जुडिशबल होती हैं नेचर में, मतलब इनको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इस प्रोविज़न मेड इन द, कि हम लोग जो है वो अपने देश की अखंडता, एकता की रक्षा करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे, उसको बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ पर है? ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। तो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो 11वीं याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारे अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, ठीक है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि अभी हम अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसको भी सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए शायद जलाया जा रहा है। अगर कोर्ट में ये भी चैलेंज होता तो मे भी शायद लोग नहीं जलाते,
ठीक है ना। तो आप लोग सोचते हो कि मैडम हमेशा ये प्रोटेस्ट पे आ जाती हैं और हमेशा जब करंट अफेयर्स हो या कभी भी डिस्कशन हो तो मैं इस बारे में ज़रूर चर्चा करती हूँ, क्योंकि दुख होता है कि बहुत सारे बीजेपी के ऑफिसेस को जलाया गया, स्टेशंस को लूटा गया, ट्रेन को रद्द कर दिया गया है ना, ट्रेन को जला दिया गया। और किसी व्यक्ति, चलो आपने जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद केवल इतना नुकसान नहीं किया लोगों ने, इसके अलावा जिन लोगों को आना जाना था, हो सकता है किसी को इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो और आपके कारण वो जा ना पा रहा हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हमेशा मैं इस बारे में जिक्र करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि गांधी जी भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे और पीसफुल प्रोटेस्ट से उन्होंने देश को आज़ाद करा लिया, तो इंसानों को भी, अन्ना हजारे जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अन्ना हजारे जी ने भी पीसफुल जो है वो प्रोटेस्ट किया था और लोकपाल लेकर आए थे। तो यहाँ पर भी पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, ज़रूर सरकार आपकी बात शायद सुन भी ले, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये तो बहुत गलत है। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि गवर्नमेंट ने तो रिसेंटली कह ही दिया है कि जो लोग भी दंगों में इन्वॉल्व है या फिर जिन्होंने भी ट्रेन जलाई है तो उनको तो नौकरियां मिलने वाली नहीं है, ये बात तो श्योर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। भावनाओं में बह गई, सॉरी। चलो वापस आते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल है ना। टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन में वोट करना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना ये भी है, लेकिन वोट करना ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें वोट करने जाना चाहिए। व्हेन फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड, कब ऐड की गई थी? 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एट प्रेजेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटी, तो कितनी है फंडामेंटल ड्यूटी अभी प्रेजेंट पे? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी आर गिवन इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी? तो 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 है, बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी पार्ट 4, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, बिल्कुल सही बात है, मतलब सभी सही है, तो डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग ही हमने इससे की थी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को उठाया गया है। 97 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, हैज़ इंक्लूडेड Article 43B, the state shall ensure to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society। तो बिल्कुल सही बात है, 43B में आपको कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जिक्र मिलता है, जो कि 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया है। तो ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। मुझे पता है बहुत से लोगों को आर्टिकल पढ़ने में, याद रखने में दिक्कत होती है, पर यकीन मानिए आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं? तो हमने रशिया से ली हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बात आपको बतानी है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट नंबर 4A में है। आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। 2002 में 82nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके दूसरी एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट को 1951 में बनाया गया था। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बात आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो SSC GA कोर्स हमारे परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं।